rise or fall in intensity of sound is called a beat. Now what is beat frequency? Number of beats produced in 1 second is called beat frequency. Now tell me, how are the beats formed? Beats form होने की condition क्या है? How are they formed? When two waves having slightly different frequencies superimposed, beats are produced. ठीक है? Now we were doing graphical presentation of beats. So we have taken two waves having different frequencies, slightly different frequency. I told you how much should be the frequency difference? Less than 10 hertz. ठीक है? It should not be more than 10 hertz. Slightly different frequencies means up to 10 hertz of difference will do. More than 10 hertz frequency difference will not produce beats. Okay, I told you the reason also. Now let us take two waves. First की frequency 6 hertz है, suppose second की 8 hertz है. So number of waves let us draw in a particular time period. 6 waves यहाँ पे draw कर रहे हैं हम. ये 6 waves हमने certain time में draw कर दी. 1 2 3 4 5 6. अब इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है. इतने ही टाइम में आपको यहाँ पे 8 वेव्स ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब इस तरह से ड्रॉ करिए, 8 आ जाए. 8 आ गई. Now using tracing paper and graph paper, suppose we are doing it on the graph paper. एक का इंप्रेशन हमने दूसरी वेव पे लेना है. एक वेव के ऊपर अब ये वाली जो ट्रेस करके आपने इसी के ऊपर ड्रॉ कर देना. So what you will find? I am for example drawing it here. पूरा perfectly तो draw नहीं हो सकता, but I'll try. 6 वेव्स ऊपर मैंने ड्रॉ कर दी. ग्राफ पेपर पे ट्रेसिंग पेपर लेके एक के ऊपर दूसरा आपने ड्रॉ कर दिया. अब आप देखोगे जहां पे क्रेस्ट पे फॉल कर रही है वहां पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. जहां पे क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर रही है वहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा. ठीक है ना? तो इस तरह से करते करते यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, लाइक दिस. तो यू विल फाइंड बीट्स विल बी फॉर्म. ये इस तरह से ये राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी डू. अब एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं फाइंड, क्योंकि आई डोंट हैव ट्रेसिंग पेपर कि पहली के को मैं दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली. हाँ, एक ड्रॉ कर लिया आपने, दूसरे को ट्रेस करके यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लिया. हाँ हाँ, जहां पे क्रेस्ट पे फॉल कर रही है वहां पे एम्पलीट्यूड पहले से, या तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था ना. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड. जहां पे क्रेस्ट पे फॉल कर रही है एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. जहां पे क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर रही है वहां पे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. गो ऑन डूइंग लाइक दिस. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया या फिर कम हो गया. तो इस तरह से हमारे पास बीट्स आ जाएंगे. राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 बीट्स दिखाई गई हैं. ये एक राइज और फॉल है, ये हाफ ऑफ है समझ लो. तो यहाँ पे दिस वे बीट्स आर फॉर्म. सो राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड. कई स्पीकर्स में डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, वहां पे बीट्स दिखती हैं आपको, बनती हुई बीट्स, है ना. जैसे जैसे साउंड आती है उसके साथ बीट्स सुनती हैं, उसका पैटर्न भी दिखता है, राइट. तो इसी शेप का, इसी फॉर्म का होता है. सो दीज आर बीट्स, ग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ बीट्स.
Is that okay? So how are beats formed? Now we will come to analytical treatment. अब इसके बाद mathematical treatment. Definition हो गई, condition हो गई, graphical representation हो गई. After that we'll come to analytical treatment, mathematical treatment of beats. So note it down. After that we'll start with analytical treatment of beats. Heading दे दो. Analytical treatment of beats. Clear? चलिए अब हम लिखते हैं वेव फंक्शन बीट्स के लिए. अगेन वी आर हैविंग टू वेव्स and now in this case the condition is they are having slightly different frequencies. So we don't prefer this wave function y is equal to a sine 2 pi by lambda vt minus x. This is in terms of velocity and position. So we'll prefer now that wave function that is expressed in terms of frequency. अब वेलोसिटी की बजाय हमें फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में जो वेव फंक्शन है वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा. सो लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल वेव फंक्शन दैट वी वर यूजिंग इन ऑसिलेशंस आल्सो. वो क्या था? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. बिल्कुल सिंपल फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वेयर वी कैन राइट ओमेगा एज 2 pi nu. So in this case, since there is a difference in frequency, the waves are not having same frequencies. So we will select this wave function that is in terms of frequency. Okay, rather than using that wave function that was in terms of velocity, we are using a wave function that is in terms of frequency, our previous original wave function. So this is very simple now. Derivation will also be simple. So how can we represent first wave? So first wave can be written as y1 is equal to a sine 2 pi nu 1 t. Its frequency is different. Let us say its frequency is nu 1. For the second wave, how can we write the wave function? It can be written as a sine 2 pi nu 2 t. A sin 2 pi nu 2 t. Clear है? According to principle of superposition, resultant displacement is sum of individual displacements. Y equal to y1 plus y2. ये स्टेप हम हर एक में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं. So let us put the values and take a common. A sin 2 pi nu 1 t plus sin 2 pi nu 2 t. देखो यहाँ तक सारे स्टेप क्लियर हैं? If any doubt is there in any step, बस हमारे वेव फंक्शन डिफरेंट है, y1 y2 आगे वही स्टेप है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. देन अगेन साइन सी डी फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सी डी फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी. व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? आप बताओ भव्य. और ये 3 डेरिवेशन में यूज कर लिया. 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. ठीक है, चलिए यूज करते हैं इसको. सो y इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी. ये c है पूरा, ये d है. डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट दिस. आप चेक कर सकते हो. ये c है और ये d है. c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा cos c माइनस डी बाय 2. ठीक है. अब बीट्स में मेन चीज है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड
When there is a rise in intensity of sound, amplitude is maximum. When there is fall in intensity of sound, amplitude will be minimum. तो मेन चीज है यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है वो वेरी करेगा. ठीक है, तो लेट अस से दिस टर्म इज एम्पलीट्यूड ए डैश cos phi nu1 minus nu2 t. ठीक है, रादर एम्पलीट्यूड में हमें इंक्लूड करना चाहिए डिफरेंस वाली टर्म. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसीज का सम. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बीट्स, हमने डेफिनेशन में कंडीशन में भी जस्टिफाई किया कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी देयर. सो द टर्म कंटेन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ हम इन प्लेस ऑफ साइन टर्म इसको हम ए डैश बोल देते हैं. दिस इज ए डैश इंटू साइन ऑफ पाई nu1 प्लस nu2 t. Where what is a dash? Amplitude. That is 2a cos pi nu1 minus nu2 t. So this is our amplitude. Now we have to take both the conditions. Rise कब होगा उसकी भी कंडीशन फाइंड करनी है, फॉल कब होगा उसकी भी कंडीशन फाइंड करनी है. तो लेट अस कंसिडर राइज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड दिस साइड एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड दिस साइड. बीट में राइज भी होता है फॉल भी होता है, राइज इधर ले लेते हैं फॉल उधर. तो राइज कब होगा व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. अब ये मैक्सिमम होना डिपेंड करता है कॉस टर्म पे. When this term is maximum, maximum value of cos is plus minus 1. जब cos maximum होगा तभी amplitude maximum होगा ना हमारा. cos की maximum value क्या है? plus minus 1. और fall के टाइम पे amplitude should be minimum and that decides कि cos term आपकी minimum है, that is 0. ठीक है, क्लियर? हाँ, कुछ सिमिलर, एनी डाउट? प्लस माइनस दोनों एक्सट्रीम्स है. प्लस माइनस 1 ये मैक्सिमम वैल्यूज है. हाँ, वो लोअर साइड पे, वो अपर साइड पे, तो ये दोनों एक्सट्रीम ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू. अब कब होता है कॉस प्लस माइनस 1? ये हम बहुत बार अब डिस्कस कर चुके हैं. यू विल टेल मी नाउ कौन से एंगल्स के लिए कॉस प्लस 1 और माइनस 1 होता है. हाँ, तो उसको क्या लिखेंगे हम? एन पाई. सो हम लिखेंगे कॉस एन पाई वेयर एन स्टार्ट फ्रॉम 0 सो ऑन अप टू 1. तो इक्वेट द एंगल्स. n pi gets cancelled. So t is n over nu1 minus nu2 where n is varying from 0, 1, 2 and so on. तो ये हमें पता चल गया किस किस टाइम पे साउंड के राइजेस आते हैं, साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, साउंड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किन टाइम इंटरवल्स पे होता है. वी कैन फाइंड आउट. So by putting n equal to 1, 2, 3 so on, we can find the time for first rise, second rise and so on. For n equal to 2, time क्या होगा? This and so on. So what is the time gap? What is the time period? क्या हुआ फिर? Suppose t2 minus t1, ये टाइम गैप हो गया आपका. इसमें से ये माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? हाँ, दो उसके इंटरवल्स के बीच में टाइम हो गया ना ये, एक राइज का टाइम. 1 by nu1 minus nu2. So what is beat frequency? This is आप टाइम पीरियड की जगह इसको बीट पीरियड बोलो, बीट पीरियड.
So what will be beat frequency? Reciprocal of beat period. Beat frequency is reciprocal of beat period. So how much that would be? Nu1 minus nu2. So we have seen that beat frequency rise के केस में आ रही है difference between the two frequencies nu1 minus nu2. देख लीजिए कोई स्टेप नहीं पता लगा. What did we do कि हमने देखा कि राइज के केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, वो टाइम हमें मिल गया वहां से, एंगल्स को इक्वेट करके वहां से हमें टाइम पता चल गया जहां जहां पे राइजेस आते हैं, उनको हमने N1 2 3 पुट करके वो टाइम इंटरवल निकाल लिए. तो बीट पीरियड इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टाइम गैप्स. वो हमारा बीट पीरियड आ गया, उसका रेसिप्रोकल विल बी बीट फ्रीक्वेंसी. So we found beat frequency is difference between two frequencies, because in this whole discussion of beats, frequency difference is very important. Not the sum of frequencies, but the difference of frequencies is important. तो आप देख रहे हो कि हमारी बीट फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंस की टर्म्स में आ रही है. ऑलराइट, एक साइड क्लियर है. अब हम फॉल की साइड पे चलते हैं. देख लो पहले इसको अच्छी तरह से. हाँ, अब फॉल के लिए अलग होगा. वो सेम वे हम उसमें भी प्रोसीड करेंगे. पहले आप एक साइड देखो. क्लियर? चलो अब फॉल की साइड पे चलते हैं. कॉस 0 कब कब होता है? 90 डिग्री, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए. तो लिखते हैं cos पाई nu1 माइनस nu2t इक्वल टू cos 2n प्लस 1 π/2. n अगर हमने 0 से स्टार्ट करना है. इक्वेट द एंगल्स. पाई nu1 माइनस nu2t. एक वेव की nu1 है, दूसरी वेव की nu2 है. उन दोनों की सुपरपोजिशन से बीट्स बन रही है ना. तो ये हमारी जो गिवन टू वेव्स हैं जो बीट्स बना रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वो हमें पता है, हमें वो गिवन है. तो हम बीट्स रिजल्टेंट जो फॉर्म बनी, बीट बनी, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं. उसकी कंडीशन देख रहे हैं कि कब कब राइज होंगे, कब फॉल होंगे. वही उसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट है. वी आर डिस्कसिंग इट. So pi gets cancelled on both sides and t is 2n plus 1 by 2 nu1 minus nu. अब ये हमारा वो टाइम है जहां जहां पे फॉल्स आते हैं. तो साउंड के एम्पलीट्यूड मिनिमम कौन कौन से टाइम पे होते हैं वो हमें यहाँ पता लगेगा बाय पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 सो. ठीक है. तो या तो आप -1 कर लो अगर आपने 1 से स्टार्ट करना है, या फिर 2n प्लस 1 अगर किया है हमने तो n 0 से स्टार्ट होगा. फर्स्ट फॉल हमारा n 0 से आएगा. सो पुट n इक्वल टू 0, t1 फर्स्ट फॉल का टाइम आएगा. 2 इंटू 0 प्लस 1 1 1 बाय 2 nu1 माइनस nu2. Put n equal to 1. T2 would be 3 by 2 nu1 minus nu2. Put n equal to 2. T3 would be 5 by 2 nu1 minus nu2 and so on. देखिए तो ये हमारे फॉल्स के टाइम्स आ गए. अगेन बीट पीरियड विल बी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टाइम्स. तो कोई भी दो को माइनस कर लो. इस केस में चलो T3 माइनस T2 कर लेते हैं. सो बीट पीरियड इज T3 माइनस T2. करिए सॉल्व, कितना आएगा बताओ. 3 by 2 5 by 2 nu1 माइनस nu2 माइनस 3 by 2 nu1 माइनस nu2. सॉल्व करिए, एलसीएम लेके क्या आता है बताओ.
5 माइनस 3 2/2 न्यू1 माइनस न्यू2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा 1/न्यू1 माइनस न्यू2। चेक करिए ये आ रहा है सेम, एलसीएम लेने के बाद वही आ रहा है देखो। सो अगेन बीट पीरियड इज सेम, वेदर राइज वेरी वेदर फॉल, हमारा बीट पीरियड सेम आ, हम बिल्कुल अलग अलग वेज से चले, उधर मैक्सिमम लिया उधर मिनिमम लिया, फिर भी हमारा बीट पीरियड बिल्कुल सेम आ रहा है। हाँ मैं आपको वही कह रही हूँ, अगर आप 2n+1 ले रहे हो ना तो n0 से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं तो आएगा ही नहीं। अगर आप 2n अगर 1 से स्टार्ट करना चाहते हो 2n-1 कर दो, वो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ -1 कर दो, तो n1 से शुरू कर देते हैं, तो यहाँ आप -1 कर दो, वो भी ऑड इंटरवल ही है, ऑड मल्टीपल ही है, तो यहाँ से अब 1 से आप शुरू करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा, 3 से ये आ जाएगा, cos 2n-1 π/2। उसमें अब अगर आप n को 1 पुट करते हो तो आपका π/2 आता है पहले, n1 के लिए आ जाएगा। अगर 2n+1 कर रहे थे तो n0 के लिए आ रहा था पहला आपका फॉल, मतलब 0 के लिए 1 आ रहा है, 1 के लिए 2 आ रहा है, 3 के लिए 2 के लिए 3 आ रहा है, ऐसे आ रहा था, तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रही है, तो आप 2n-1 कर लो। अब n=1 के लिए t1 है, n=2 के लिए t2 है, सीधा आ रहा है। So let us find beat frequency in the end. So again beat frequency is reciprocal of beat period. So it is again the same. In this case also beat frequency is difference of the two frequency. तो हम इधर राइज लेके चले इधर फॉल लेके चले, दोनों केसेस में बीट फ्रीक्वेंसी हमारी सेम आ रही है, न्यू1 माइनस न्यू2। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स, ये इसकी डेरिवेशन, मतलब आपने बीट फ्रीक्वेंसी तक निकाल कर बताना। यही डिस्कस द बीट्स एनालिटिकली, डिस्कस एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट। हाँ दोनों केसेस की कंडीशन निकालनी पड़ेगी ना, हमने इंटरफेरेंस में भी दोनों चीजें ली थी, एस्पेक्ट लिए थे, इसमें भी राइज फॉल दोनों ही लेने पड़ेंगे। ऑलराइट गुरसिमरन, को डाउट, क्या कह रहे हो? देख लो, हैव अ लुक एट द होल डेरिवेशन, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। हाँ जी राधिका को डाउट है? फाइन, इस वीक में हमारा ये यूनिट थ्योरी ओवर हो जाएगी, सैटरडे को थ्योरी ओवर हो जाएगी हमारी, ठीक है। अभी इसकी एप्लीकेशंस है, देन अकॉस्टिक्स है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल कॉन्सेप्ट, बस वो फिर एक दो सेम आ रहा, इसमें भी सेम आ रहा, हाँ सेम, वही मैं कह रही हूँ, राइज ले लें या फॉल ले लें, दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। यस भव्या, ओके। एंड डू यू रिमेम्बर नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट है वेव्स का, थ्योरी का? हाँ हाँ ऑनलाइन। Okay, so applications of beats now. Applications of this concept of beats. लिखिए. No, today. Applications. Applications of concept of beats. First application is tuning of musical instruments.
ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। व्हाट इज डन कि अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक रिदम में लाने के लिए, एक ट्यून में लाने के लिए क्या किया जाता है, दे आर साइमल्टेनियसली प्लेड एंड अ बीट डिटेक्टर इज अटैच्ड टू देम एंड ट्यूनिंग इज डन टिल नो बीट्स आर हर्ड। ठीक है, अगर बीट्स नहीं बन रही हैं इसका मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर बीट्स बन रही होंगी इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वो ट्यून्ड नहीं है आपस में। सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्यून्ड टिल नो बीट्स आर हर्ड। बीट डिटेक्टर लगा देते हैं, उसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, अगर कोई बीट्स बन रही है इसका मतलब वो ट्यून्ड नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम है। ठीक है, बीट्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर बीट्स बन रही हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है और वो ट्यून्ड नहीं है, तो बीट्स नहीं बननी चाहिए। राइट, तो लिख लीजिए एक लाइन में इसको, इसका जिस्ट लिख लो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्यून्ड टिल नो बीट्स आर फॉर्म्ड। नो बीट्स शुड बी फॉर्म्ड इन दिस केस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्यून्ड टिल नो बीट्स आर फॉर्म्ड with the help of beat detector this is done। अब एक बीट डिटेक्टर अटैच कर देते हैं, अगर बीट्स नहीं बन रही हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज उनकी क्या है, डिफरेंट है और वो ट्यून्ड है। अगर बीट्स बन रही हैं, अगर बीट्स नहीं बन रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो ट्यून्ड है। अगर बीट्स बन रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होगी एंड दे आर नॉट ट्यून्ड। गॉट इट? ठीक है, चलिए सेकेंड एप्लीकेशन। Second application is to obtain low oscillations, to obtain low frequency oscillations। To obtain low frequency oscillations। इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स आर इजीली अवेलेबल। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, एलसी ऑसिलेटर है, ट्यून्ड सर्किट है, टैंक सर्किट्स हैं, पर लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स वहां पे मुश्किल है ऑब्टेन करना। सो विद द हेल्प ऑफ बीट्स इट इज वेरी इजीली डन। दो ऑसिलेटर्स की जो वेव्स हैं, जो ऑसिलेशंस हैं उनको सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, एंड जब बीट्स बनेंगी तो उनकी ऑसिलेशन हाई भी होगी, राइज भी होगा, और फॉल भी होगा, लो भी होगी। तो जहां जहां पे फॉल होगा वहां पे लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस इजीली ऑब्टेन हो सकते। तो ये जब बीट्स बनेगी तो अकेली हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस नहीं होंगी, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस भी होंगी। So this way to obtain low frequency oscillations in electronics, the concept of beats is very useful. ठीक है, at falls low frequency oscillations will be easily available. Got this point? So this is second application of concept of beats. दो clear हैं, कोई doubt? Third application now, to check the purity of mine air, to check the purity of mine air। माइंस की जो एयर है कंटेमिनेटेड है कि नहीं, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए बीट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। माइंस की जो एयर है वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए बीट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हाउ? टू सैंपल्स आर टेकन, वन ऑफ प्योर एयर, अनदर ऑफ माइन एयर। ठीक है, बोथ द एयर्स आर ब्लोन साइमल्टेनियसली, दे आर अलाउड टू फॉर्म बीट्स। ठीक है, दो पाइप्स के ओवर दोनों टाइप्स की एयर को ब्लो करते हैं एंड दे आर अलाउड टू फॉर्म बीट्स। अगर बीट्स बन गई इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सैंपल्स डिफरेंट थे, उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी अगर बीट्स बन रही। तो इसका मतलब माइन एयर इज डिफरेंट फ्रॉम प्योर एयर, इट्स नॉट प्योर, इट इज कंटेमिनेटेड। अगर बीट्स नहीं बन रही इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सैंपल एक ही चीज के हैं, माइन एयर भी प्योर है, प्योर एयर और माइन एयर के सैंपल सेम है। तो इस तरह से माइन एयर की प्योरिटी चेक की जाती है। ठीक है, अगेन विद द हेल्प ऑफ
a beat detector. If beats are formed, that means mine air is contaminated. If no beats are formed, that means mine air is pure. So to check the purity of mine air, again this concept is very useful. Got this point? कोई doubt? तो लिख लो इसमें 2 samples of air, pure air and mine air. 2 samples of air, pure and mine air, are blown over 2 pipes. Are blown over 2 pipes and they are allowed to form beads. Are blown over 2 pipes and are allowed to form beads. So if beads are formed, mine air is not pure and vice versa. If beads are formed, mine air is not pure. Mine air is contaminated and vice versa. ठीक है? Yes, ma'am. Clear? Now next application is to find the unknown frequency of tuning fork. Unknown frequency को find करने के लिए भी useful होता है. To find the unknown frequency. Unknown frequency find कर सकते हैं. Suppose you are given 2 tuning forks. एक tuning fork है B. A की frequency known है, तो B की frequency हमने find करनी है. We can use the concept of beats. ठीक है? Suppose एक example ले लेते हैं. Suppose A की frequency जो known frequency है वो है 495 Hz. सपोज ए की फ्रीक्वेंसी नोन है ना, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है 495 हर्ट्ज, बी की हमें पता करनी है. ठीक है? तो दे आर साउंडेड टुगेदर. इनको इकट्ठे साउंड करके नंबर ऑफ बीट्स इज काउंटेड. सपोज नंबर ऑफ बीट्स आता है 5. तो इसका मतलब अननोन फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी है 495 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज. Means either 500 hertz और 490 hertz. इन दोनों में से ये मेथड है ना, दिस इज अ मेथड कि अगर हम बीट्स दे आर साउंडेड टुगेदर एंड नंबर ऑफ बीट्स इज काउंटेड. तो अगर नंबर ऑफ बीट्स 5 है तो अननोन फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से एक होगी, या +5 या -5, या 500 हर्ट्ज या 490 हर्ट्ज. बट इन दोनों में से इन पर्टिकुलर क्या है, स्पेसिफिक होने के लिए फर्दर 2 मेथड्स आर यूज्ड. इन दोनों में से कौन सी है पर्टिकुलर, उसके लिए फर्दर 2 मेथड्स आर यूज्ड, लोडिंग एंड फाइलिंग. लोडिंग मेथड क्या होता है एंड फाइलिंग. तो पहले लोडिंग देखो क्या होता है. लोडिंग मेथड में जो अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक है बी, उसके एक प्रोंग को लोड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम वैक्स. ठीक है? इसके ऊपर कुछ वैक्स लगा देंगे, इसको लोड कर देंगे, इसको थोड़ा सा हैवी बना देंगे. अगेन द 2 ट्यूनिंग फोक्स आर साउंडेड टुगेदर. दोनों को फिर से साउंड करेंगे, इकट्ठे जो है ऑपरेट करेंगे. नंबर ऑफ बीट्स विल बी काउंटेड. अगर नंबर ऑफ बीट्स पहले से कम हो गया, सपोज 3 हो गया, तो आपका आंसर ज्यादा वाला होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल. 500 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. अगर नंबर ऑफ बीट्स पहले से ज्यादा हो गया, 5 से 6 हो गया सपोज, तो आपका आंसर कम वाला था, 490 हर्ट्ज होगा आपका बी की फ्रीक्वेंसी. ये मेथड है. देखो क्या है, पहले आपने 2 ट्यूनिंग फोक लिए, एक की फ्रीक्वेंसी नोन है, दूसरी की आपने फाइंड कर. आपने उन दोनों को इकट्ठे साउंड किया, बीट्स का नंबर काउंट किया, वो आई थी 5 आई. तो मैंने कहा कि बी की फ्रीक्वेंसी या तो +5 होगी 500 हर्ट्ज होगी, या -5 होगी 490 हर्ट्ज होगी. इन दोनों में से होगी तो एक ही ना. वो निकालने के लिए फर्दर 2 मेथड यूज कर सकते हैं. लोडिंग मेथड में क्या करते हैं, बी के एक प्रोंग को कुछ वैक्स से लोड कर दिया, हैवी बना दिया उसकी. ठीक है? फ्रीक्वेंसी कम कर दी.
दोनों को फिर से साउंड किया टुगेदर, फिर से बीट्स बनी, उसका नंबर काउंट किया। अगर नंबर ऑफ बीट्स पहले से कम हो गया, 5 था पहले, अब 5 से कम हो गया, नंबर 3 हो गया, तो आपका आंसर ज्यादा वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपका आंसर 500 हर्ट्ज है बी का, बी की फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 500 है। अगर नंबर ऑफ बीट्स पहले से ज्यादा हो गया, 5 का 6 हो गया, तो आपका आंसर कम वाला है, 490 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी। ये है लोडिंग मेथड, गॉट इट? ये लोडिंग मेथड। फाइलिंग कल डिस्कस करते हैं, बस ये फिर बीट्स खत्म हो जाएंगे हमारे।